जाओ ठीक है, मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूंगा, तुम्हें पैसे अदा नहीं करूंगा, मैंने कहा और जीप को गियर में डालकर आगे बढ़ा दिया। वो शख्स वहीं खड़ा मेरी जानिब देखता रहा और मैं चंद ही लम्हों के बाद उनसे काफी दूर निकल आया। नादिर शाह, मैंने दिल ही दिल में सोचा और इसके बाद मेरे जहन में कुछ और भी तस्वुरात गर्दिश करने लगे। इसका मतलब है कि ये इलाका खतरनाक है। इन्होंने जो कुछ कहा है हो सकता है इसकी अमली शक्ल भी सामने आ जाए। चुनाचे काफी मोहतात हो गया था। मैं बहुत देर तक सफर करता रहा और गहरी निगाहों से चारों तरफ देखता रहा। दर हकीकत मैं सरहदों तक पहुंचना चाहता था, जिनके बारे में सुना था कि यहाँ से हथियारों की स्मगलिंग होती है, लेकिन कोई गाइड नहीं था। इसके बाद मुझे इस बात का अफसोस होने लगा कि मैंने उस लड़की को बिला वजह नजरअंदाज कर दिया। हो सकता है वो इस सिलसिले में मेरी मददगार साबित होती। अगर वो दोबारा कहीं नजर आई तो मैं जरूर उससे इस बारे में बात करूंगा और उसे साथ रख लूंगा। वैसे भी बेचारी न जाने किस मुसीबत का शिकार है। बड़ी अजीब सी कैफियत की मालिक मालूम होती थी, बशर्ते कि वो किसी की नुमाइंदा ना हो। इसके बाद वापसी का सफर ही मुनासिब था, क्योंकि ज्यादा देर में जाने से खदशा था कि शाम के झटपटों में रास्ता भूल जाऊंगा। बिल आखिर मैं गेस्ट हाउस में दाखिल हो गया। यहाँ भी कोई ऐसी अहम बात नहीं हुई थी। वो मोहतरमा याद आई जिन्होंने मुझे अपने फ्रेम में फांसने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम होकर वापस चली गई थी। बाद में यही बातें सोचने लगा और मंसूबे बनाता रहा कि आगे क्या करना है और किस अंदाज में अपने काम को सही तौर पर शुरू करना है। मोहब्बत खां और उनका खानदान भी बड़ा अजीब था। खानम गुल चिराग के बारे में मुझे बताया गया था। पता नहीं इन खातून की क्या कैफियत थी। बहरतौर बहुत सारी बातें जहन में आती रही और मैं इन्हीं सोचों में गुम रहा। फिर बाकिर और फेरोज वगैरह ने राब्ता कायम किया और मैंने उन्हें तलब कर लिया, क्योंकि माहौल मेरे ख्याल में पुरसुकून था और कोई ऐसी बात नहीं थी जो काबिल जिक्र हो। कुछ देर के बाद ये लोग भी पहुंच गए। चीफ, कोई ऐसी अहम बात नहीं जिस पर तवज्जो दी जाए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ का माहौल बड़ा सनसनीखेज है। यूं लगता है जैसे शोलापुर में आम किस्म के लोग तो रहते ही नहीं हों। बस यूं समझ लीजिए, कदम कदम पर हमें ये एहसास हुआ कि हमें लोग अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ हर जगह ऐसे लोग बिखरे हुए हैं जो शोलापुर में आने वाले नए अफराद की निगरानी करते हैं। ये मुश्तबा लोग हर जगह नजर आते हैं और इनकी ख्वाहिश होती है कि नए लोगों से वाकफियत हासिल करें, और इनका अंदाज इतना मुकम्मल नहीं होता कि किसी को शुबा न हो सके। मतलब ये कि हर तरह के लोगों को इस काम के लिए आमादा कर लिया गया है। इनमें छोटे छोटे कारोबार करने वाले भी हैं, सौदा वगैरह बेचने वाले भी हैं और दूसरे शोबों के लोग भी। इसके अलावा जो मालूमात हमें हासिल हुई हैं वो भी गौर तलब हैं। यहाँ जगह जगह शिकारियों के लिए इंतजामात किए गए हैं और शायद इतने शिकारी न आते हों जितना इनके लिए असलहा मौजूद है और गाड़ियाँ मौजूद हैं। फिर ऐसी एजेंसियां कायम हैं जो इन शिकारियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। इनका कहना है कि शोलापुर के नवाही इलाकों में खतरात बिखरे हुए हैं और थोड़ा सा मुआवजा देकर इन खतरात से महफूज रहा जा सकता है। साफ पता चल जाता है कि ये खतरात इन्हीं लोगों के फैलाए हुए हैं ताकि शिकारियों से कीमतें वसूल की जाएं। वैसे ये पता नहीं चल सका कि इनका तहफ़्फ़ुज़ न करने वालों को कैसे कैसे नुकसानात पहुंच जाते हैं। पुलिस का तो यहाँ कोई अमल दखल ही नहीं है। वर्दी में लोग नजर आते हैं, लेकिन ऐसे जैसे सड़कों पर आकर शर्मिंदा हों। जुए खाने कायम हैं और शहर के बड़े बड़े लोगों को इन जुए खानों में देखा जा सकता है। ये हमारा तज्जिया है अब तक का, और जाहिर है इसके बाद जो हुक्म देंगे इस सिलसिले में मालूमात हासिल की जाएंगी। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उन लोगों को देखा और तारीफी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, जो कुछ तुमने मालूम कर लिया है मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है। इससे मुझे एक अंदाजा हो गया है कि तुमने सही समत में कदम उठाया है। मैं यही चाहता हूँ कि पहले यहाँ के हालात का एक मुकम्मल तज्जिया कर लिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि जिस काम के सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं, इसमें यहाँ के लोग ही हमारी रहनुमाई करेंगे और हमें सही रास्तों पर लगा देंगे। ठीक है चीफ, तो फिर मेरा ख्याल है हमें आप इसकी इजाजत दीजिए कि हम अपने तौर पर जिस शख्स को भी चाहें चेक कर सकते हैं। नासरी ने कहा, मैं तुम्हें इसकी इजाजत दे चुका हूँ। बाकिर तुम भी और फिरोज तुम लोग भी। बेशक तुमने दो दो की टोलियां बना ली हैं, लेकिन अगर कहीं ये महसूस करो कि तुम में से हर शख्स इनफरादी तौर पर काम कर सकता है तो मुझे इस पर भी कोई एतराज ना होगा। मेरा मकसद तुम समझ चुके होगे कि मैं यहाँ असलहे के उन ताजरों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे मुल्क में असलहे की बुराई फैला रखी है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि और भी चीजें स्मगल की जाती हों, बस इन लोगों तक रिसाई जरूरी है। मगर चीफ, एक मसला तो है। क्या? अगर हम इस काम को कर भी लें तो हमें पुलिस का ताउन तो हासिल नहीं होगा। बाकिर कहने लगा, मैं जानता हूँ, लेकिन दोस्त पुलिस से नहीं, हमें फौज से मदद लेनी होगी। लेकिन उस वक्त जब हम ये इमदाद इंतहाई जरूरी समझें। तुम्हें असलिया दिया गया है, इसे इस्तेमाल भी कर सकते हो।
लेकिन उस जगह जहाँ इसके लिए मजबूरी पेश आ जाए, हमारे मामलात संभालने के लिए इंतजामात मौजूद हैं और हमें मकामी पुलिस की जरूरत नहीं होगी। बस अब हम मुतमईन हो गए चीफ। काफी देर तक मैं इन लोगों से बातें करता रहा। दिलचस्प लोग थे और मुझसे बेतकल्लुफ हो जाने के बाद और दिलचस्प लगने लगे थे। वैसे भी मेरी फितरत में ऑफिसराना शान नहीं थी। मैं तो खुद भी मस्त मौला किस्म का आदमी था। दोस्तों से दोस्ती ज्यादा कारामद होती है बजाय इसके कि मैं उन पर अहकामात नाजिल करना शुरू कर दूं। हालांकि आफ्ताब मुझसे बहुत ज्यादा पुरएहतराम अंदाज में मिलता था, लेकिन मैं उससे भी दोस्ती रखे हुए था। रिजवाना को अभी इस सिलसिले में मैंने मसरूफ नहीं किया था, क्योंकि पहले ही जायजा ले लेना चाहता था कि इस अंदाज में काम करने की सलाहियतें मुझ में हैं या नहीं। रात को बहुत देर तक गौर करता रहा और ये मंसूबे बनाता रहा कि मुझे अपने काम का आगाज किस तरह करना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा नुक्ता जहन में नहीं आया। और जब ऐसे अहम नुक्ते जहन में नहीं आते तो बाद में अपने आप को हालात के दायरे पर छोड़ देना ज्यादा मुनासिब होता है, क्योंकि इसके बाद वक्त खुद ही आइंदा आने वाले लम्हात के लिए फैसले कर देता है। दूसरे दिन 11:30 बजे हकीकतन मेरे जहन से वो लोग महव हो चुके थे, यानी महाबत खान वगैरह। लेकिन ठीक 11:30 बजे महाबत खान ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने यूं ही सरसरी अंदाज में कह दिया कि जो कोई भी है अंदर आ जाए, लेकिन महाबत खान को देखकर एकदम मेरे जहन को झटका सा लगा। वो होंठों पर मुस्कुराहट लिए हुए अंदर आ गया। शानदार शख्सियत का मालिक था और गालिबन यहाँ बड़ा अच्छा मकाम रखता था। मैं बेख्तियार खड़ा हो गया और मैंने उसका इस्तकबाल किया। वो अजीब से अंदाज में मुझे देखने लगा, फिर एक सर्द आब भरकर आगे बढ़ा और उसके होंठों पर एक मगमूम मुस्कुराहट फैल गई। तुमने मुझे इस तरह रुक कर क्यों देखा मेरे दोस्त? बस यूं ही महाबत खान साहिब, हकीकत ये है कि मुझे आपके आ जाने की उम्मीद नहीं थी। दर हकीकत तुमने हमें बहुत सी मुसरतों का शिकार कर दिया है। कैसी अजीब बात है, वो हकीकतें जो हमें मालूम है लेकिन धोखा खाने को जी चाहता है और आरज़ू दिल में उभरती है कि काश हकीकत वो नहीं ये हो। मैं समझता हूँ जिनके अपने उनसे बिछड़ जाते हैं उनके दिलों पर क्या बीतती है। खानम गुल चिराग से तुम्हारा तज़किरा किया था, मिलना चाहती हैं तुमसे और तुम वादा कर चुके हो कि अपना वादा निभाओगे, क्यों नहीं? वैसे भी अगर आप मुझे हुक्म देते तो मैं आपकी खिदमत में जरूर हाजिरी देता। चलोगे? महाबत खान ने कहा। जरूर, मैंने जवाब दिया। तुम्हारे पास गाड़ी है? जी हाँ, यहाँ से किराए की गाड़ी हासिल की है। बेहतर यह है कि उसे रास्ते में वापस करते चलो। अगर तुम यहाँ शिकार की नीयत से आए हो तो तुम्हें 10 जीपें मुहैया की जा सकती हैं। गाड़ी वापस कर दो, खामखा इसका मुआवजा अदा करते रहोगे। महाबत खान साहिब, अगर इसे रहने ही दिया जाए तो अच्छा है, बाद में देख लेंगे जो भी सूरत हाल होगी। ओहो, अच्छा, मतलब ये है कि तुम हमारा एहसान नहीं लेना चाहते। भाई, हो सकता है खानम गुल चिराग तुम्हें कुछ अरसे अपने पास रखने की कोशिश करें। महाबत खान ने कहा। जी वो तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है लेकिन की गुंजाइश नहीं है। अगर तुम पसंद करो तो ऐसा कर लो, वरना तुम्हें मजबूर करने का कोई हक नहीं रखते हम लोग। नहीं, अगर आप ये हुक्म देते हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा भी हम किराए की गाड़ी हासिल कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो फिर यूं करो, चलते हैं, तैयार हो जाओ और तुम मेरे साथ वहाँ चलो जहाँ से तुमने ये गाड़ी हासिल की है और उसके बाद मेरे घर। मैंने आमादगी का इजहार कर दिया था। दूसरे लोगों को इस सिलसिले में बताना मुनासिब नहीं था और मैंने वैसे भी इसका तज़किरा नहीं किया था, बल्कि इस वक्त तो जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ वही सच है। यानी ये कि मैं भूल ही गया था कि मैंने महाबत नामी किसी शख्स से वादा किया है और एक खानदान मेरा मुंतजिर होगा। बहरहाल वहाँ से निकला, जीप कंपनी को वापस दी और तमाम कागजात कैंसिल कराए। महाबत खान इस सिलसिले में मेरा साथी था और मैंने महसूस किया था कि वो कंपनी के दफ्तर में दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद तमाम लोग उठ खड़े हुए और मोहतात हो गए। गोया महाबत खान एक बाइज्जत और मुक्तदर शख्सियत की हैसियत से यहाँ मशहूर था और इसके साथ साथ ही मेरे जहन में कुछ और ख्यालात ने भी जन्म लिया था। हो सकता है आने वाले वक्त में महाबत खान मेरा मावन साबित हो। इसके बाद मैं महाबत खान की शानदार गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। महाबत खान खामोशी से बैठा हुआ खिड़की से बाहर देख रहा था और मेरी सोचों का दायरा भी वसी हो गया था। सोचों में ऐसा उलझा कि अंदाजा नहीं हुआ कि जीप किन किन रास्तों से गुजरी है। अलबत्ता जब वो एक शानदार और आलीशान इमारत के फाटक से अंदर दाखिल हुई तो मैं चौंका। इमारत पुरानी तर्ज की बनी हुई थी, लेकिन वसी व अरीज थी और इसके ज़ाहिरी अंदाज से शानो शौकत टपकती थी। इससे कम से कम ये अंदाजा हो जाता था कि महाबत खान एक दौलतमंद आदमी है और यकीनी तौर पर एक वसी पसे मंजर रखता है। हवेली नुमा मकान के बड़े से बरामदे में मेरा इस्तकबाल गोहरे जहां ने किया। उसकी आंखों से मोहब्बत टपक रही थी। 2 भाइयों की बहन थी और दोनों ही भाइयों से यकीनी तौर पर मोहब्बत करती थी। फिर गालिबन गाड़ी की आवाज सुनकर रीटा भी बाहर आ गई।
वही अंदाज, वही कैफियत। सुनहरी आंखों वाली इस अनोखी औरत के चेहरे की कैफियत निहायत पुरस्रार थी। ये सब लोग मुझे साथ लिए हुए एक वसी और हाल नुमा कमरे में दाखिल हो गए, जहाँ बड़ी अजीबो गरीब डेकोरेशन की गई थी। दोनों संप नीम दायरों की शक्ल में कुर्सियां लगी हुई थी। दरमियान में एक बड़ी सी चौकी थी जिस पर कालीन और मसनद बिछी हुई थी। नीचे फर्श पर बहुत खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था। चारों तरफ पर्दे लटक रहे थे और इन पर्दों के अकब में नामालूम दरवाजे छुपे हुए थे, जिनका अंदाजा मुझे बाद में हुआ। पर एक पुरवक्कार औरत बैठी हुई थी, सफेद लिबास में मलबूस। उसके चेहरे पर बड़ा वक्कार छाया हुआ था। यकीनी तौर पर यही खानम गुलचिराग थी। महाबत खां मुझे लिए हुए अंदर दाखिल हुआ तो खानम गुलचिराग की निगाहें मुझ पर जम गईं। मैंने इस औरत के चेहरे पर पथरीलापन महसूस किया। गम की परछाइयां साफ उभर आई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंचा। मैंने उसे सलाम किया तो उसने नर्म आवाज में मेरे सलाम का जवाब दिया। महाबत खां उसके करीब तख्त पर बैठ गया और औरत ने भी मुझसे बैठने के लिए कहा। रीटा और गोहर जहाँ भी करीब ही बैठ गई थी। सब खामोश थे, गालिबन खानम गुलचिराग की ज़हनी कैफियत का अंदाजा कर रहे थे। तब खानम गुलचिराग ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं महाबत खां कि तुम राजल शाह की दूसरी तस्वीर अपने साथ ले आए हो। लेकिन अगर तुम में से कोई ये सोचे कि ये दरपर्दा राजल शाह हो सकता है तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि इस वक्त एक माँ की आंखें अपनी औलाद को देख रही हैं। महाबत खां ने नर्म लहजे में कहा, मादरे मेहरबान, क्या ये सच नहीं है कि ये शख्स जिसका नाम जहांगीर जमाल शाह है हमारे भाई राजल की मुकम्मल तस्वीर है? हाँ, अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो कुछ बनाया है उसके राज वही जानता है। बेशक ये राजल शाह का अक्स है, लेकिन राजल शाह नहीं है। मादरे मेहरबान, क्या कोई ऐसा धोखा हो सकता है कभी किसी इंसान को कि वो अपने बेटे, मेरा मतलब है अपनी औलाद में शिनाख्त ना कर सके? शायद कभी दुनिया में ऐसा हुआ हो, लेकिन तुम पढ़े लिखे लोग हो। आंखें धोखा दे सकती हैं, दिमाग धोखा दे सकता है, लेकिन जिस्म में कुछ लहरें होती हैं जो नामालूम लहरें कहलाती हैं, और वो लहरें बाज़ औक़ात ऐसे अनोखे खेल खेलती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। कहने वाले इसे खून की कशिश भी कह लेते हैं, दिल का लगाव भी कह लेते हैं, लेकिन साइंस की दुनिया में इसका जरा मुख्तलिफ नाम है। ये लहरें इंसानी जिस्म से जुदा होकर अगर औलाद की शक्ल में ढल जाएं, तो कम से कम माँ जो अपने खून के एक हिस्से से औलाद को जन्म देती है, उन लहरों को जरूर पहचान लेती है। अगर माँ के अंदर पहचानने की सलाहियतें और अल्फाज ना हो तो दिलो दिमाग और वजूद का एक एक हिस्सा पुकारने लगता है कि ये तेरा अपना है। बेशक मेरे बेटे का हम शक्ल होने की वजह से ये शख्स मेरे लिए बाइसे मोहब्बत है, लेकिन मेरी लहरें मेरे जहन को जवाब देती हैं कि ये बहर तो राजल शाह नहीं है। नौजवान, मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, यकीनन तुम भी किसी माँ के बेटे होगे। मैं दुआएं देती हूँ कि तुम्हारी माँ को कभी तुम्हारा गम न मिले, जैसा कि मुझ बदनसीब को मिला है। ये एक सच है जो मैं बोल रही हूँ, ताहम इसके बावजूद मेरा तुमसे एक जहनी लगाव है कि कुदरत ने तुम्हें मेरे बेटे के खदोखाल दिए हैं। इन साफ सुथरे अल्फाज से मैं मुतासिर हुआ था, और साथ ही साथ साइंस के बारे में इस इंकशाफ से मुझे ये एहसास भी हुआ कि खानम गुलचिराग एक तालीम याफ्ता खातून है। फौरन ही जवाब देना था इस बात का। मैंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ औक़ात कुदरती मामलात इंसान को अजीबो गरीब कैफियत का शिकार कर देते हैं। अगर आप हुक्म दे तो मैं भी आपको मादरे मेहरबान कहकर मुखातिब करूं, जिस तरह महाबत खां साहिब ने आपसे कहा। तो हकीकत यह है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे खदोखाल आपके बेटे से मिलते हुए हैं, लेकिन आपका दुख मुझे अपना दुख महसूस होता है और मैं इसमें आपका शरीक हूँ। शुक्रिया, बहुत अच्छे इंसान मालूम होते हो। ना होता तो अच्छे इंसानों की खिदमत में हाजिरी ना होती। मैंने जवाब दिया और खानिम मुस्कुराने लगी। कुछ अरसे हमारा मेहमान बनना पसंद करोगे? वो चेहरा जो निगाहों से ओझल होकर मनोमट्टी के नीचे जा दबा है, पुकारता है कि तुम्हें देखा जाता रहे। बाहर तौर मेहमान, हमारी मेजबानी कबूल करोगे? खानम का हुक्म, और खास तौर से मादर मेहरबान कहने के बाद टालना मेरे लिए मुमकिन तो नहीं है। हम तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। अगर शोलापुर में बगरज़े सियाहत आए हो तो इस सियाहत में तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हारी मदद की जाएगी। शिकार खेलने के ख्वाहिशमंद हो तो हर तरह की आसानियां फराहम की जाएंगी। बस हम तुम्हें देखते रहना चाहते हैं। कुछ अरसे के लिए अपने आप को बहलाने के लिए। दिल ये तो बता ही चुका है कि जो होना था वो तो हो ही चुका, लेकिन ये तुम्हारी अलग खूबी है कि तुम हमारे दिल से करीब हो गए हो। आपका हुक्म सर आंखों पर, जिस तरह आप हुक्म देंगी उस पर अमल करूंगा। बेहद शुक्रिया। चलो गोहर जहां बाई के लिए रिहाइश का बंदोबस्त करो, और इसके साथ ही खातिर मदारत का भी। एक लम्हे में मैंने फैसला कर लिया था कि कुछ लम्हात यहाँ गुजार लेना गलत नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कारआमद ही हो। जहाँ तक अपने साथियों का मामला है तो ये लोग भर तौर गेस्ट हाउस में मौजूद थे और उन्हें हिदायत बजरिया ट्रांसमीटर भी दी जा सकती हैं।
दीगर ये कि यहाँ अपने लिए मशागल का मौका निकाल लेना भी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बल्कि एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है मुझे। महाबत खां का मेहमान बनकर महाबत खां भी खुश नजर आ रहा था। गोहर जहाँ तो खिली पड़ रही थी, लेकिन रीटा के अंदाज से पता चलता था कि उस पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। इब्तदा ही से ये औरत मेरे लिए मशकूक हो गई थी। हालांकि इसके अमल में कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुझे मशकूक कर दे, या तो फिर ये छठी हिस्स थी जो इसकी जानिब से मोहतात कर रही थी, या फिर कौमियत और कल्चर का खौफ, इलाके का फर्क, ये चीजें कारामद हो रही थी, या फिर बाज़ औक़ात कुछ इंसानों की शख्सियतें ही ऐसी होती हैं जिनसे फौरन ही घुलने मिलने को जी नहीं चाहता। वो रफ्ता रफ्ता खुलते हैं और इतने बुरे नहीं लगते। जैसा कि खानम गुलचिराग ने लहरों के खेल के बारे में बताया, बहरतौर इतना मैं भी जानता था कि बाज़ औक़ात इंसानी जिस्म से खारिज होने वाली लहरें इस तरह का इख्तलाफ रखती हैं आपस में कि इस इंसान से मुत्तफिक हुआ ही नहीं जा सकता। खानम गुलचिराग अब मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। मुझसे मेरे बारे में पूछना और जाहिर है मुझे झूठी कहानी ही सुनानी थी, और ये झूठी कहानी मैंने इंसानी फितरत के मुताबिक सुनाई थी, यानी इस तरह के मेरा काम बन जाए। मैंने खानम गुलचिराग से कहा कि मेरे बहुत से भाई हैं, वालिद साहिब कारोबारी आदमी हैं और दारुल हुकूमत में रहते हैं। मैं घर से किसी कदर हटा हुआ हूँ क्योंकि बहुत सी औलादें होने की वजह से मेरे अहले खानदान मुझ पर मुकम्मल तवज्जो नहीं देते, जबकि मैं फितरी तौर पर इस तवज्जो का तालिब हूँ। गुलचिराग ने बड़ी फराख दिली से मेरी इस कहानी को कबूल कर लिया था और इस सिलसिले में मुझसे बहुत सी हमदर्दियों का इजहार भी किया था। मशागल के सिलसिले में मैंने ये भी बताया कि इस बागियाना फितरत की वजह से मैं एक लाउबाली इंसान हूँ, और चूंकि दुनिया घूमने के लिए वसाइल नहीं है मेरे पास, इसलिए अपने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा गर्दी करता रहता हूँ और जो कुछ भी बन पड़ता है कर लेता हूँ। फिर यहाँ बेहतरीन वक्त गुजारा। लंच पर सभी मौजूद थे और यहाँ मैंने एक और किरदार को देखा। लंच पर इसे बुलाया नहीं गया था, बल्कि जैसे ही वो अचानक अंदर दाखिल हुआ था, सबके हाथ रुक गए थे। ये एक खूबसूरत सी लड़की थी और इसका चेहरा भी अजीबो गरीब कैफियत का हामिल था। नक्शो निगार में एक संगीनी महसूस होती थी और यूं लगता था जैसे वो सारी दुनिया से नफरत करती हो। नौजवान थी, उम्र 20-21 साल से ज्यादा नहीं होगी। बहुत खूबसूरत थी, मकामी थी, मशरकी खदोखाल रखती थी, होंठ पतले पतले और एक दूसरे पर चिपके हुए थे। अंदर दाखिल हुई तो खानम ने जल्दी से खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। तुम अचानक ही आ गई नौशाद, हमें इल्म भी ना हो सका। लड़की खामोशी से आगे बढ़ी और एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। उसने एक निगाह मुझ पर डाली थी और इसके बाद अपने सामने रखी हुई प्लेट खिसका ली थी। कहो तुम्हारा सफर कैसा रहा? खानम, मैं तो पिछली रात ही आ गई थी, आपको इस बारे में इत्तला मिल गई होगी। ओहो, मुझे किसी ने बताया नहीं। भाई अजीब लोग हो तुम। नौशाद आ गई और तुमने मुझसे तज़किरा भी नहीं किया। बस हमारा ख्याल था कि नौशाद खुद आपसे मिल ली होंगी। गोहर जहां ने कहा, बुरी बात है। और नौशाद तुम भी मेरे पास नहीं आई सीधी। चूंकि वक्त काफी गुजर चुका था और मैं समझ रही थी कि आप आराम करने के लिए लेट गई होंगी, इसलिए मैंने आप तक आना मुनासिब नहीं समझा। सुबह को देर तक सोती रही और नाश्ते का वक्त भी गुजर गया। इत्तफाक से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे बारे में आपको इत्तला देना जरूरी समझता। ये बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी, और मैं इसे नापसंद करती हूँ, खानम गुलचिराग ने कहा और फिर अपने हाथ से उस लड़की को चीजें पेश करने लगी। मेरा इसे तारुफ नहीं कराया गया था, बस नौशाद नाम लिया गया था इसका। चुनाचे मैं समझ गया था कि वो इसी खानदान की कोई फर्द है और कहीं गई हुई थी। 2-3 बार इसने निगाहें उठाकर मुझे देखा। इन आंखों में एक पुरस्रार कैफियत थी, एक अजीब सी कैफियत जिसे मैं अल्फाज का जामा नहीं पहना सकता। यकीनी तौर पर यह लड़की एक और दिलचस्प किरदार की हैसियत रखती थी। न जाने कौन है और यहाँ इसका क्या मकाम है। गर्ज ये कि इस खानदान में आकर मुझे खासी पुरस्रार कैफियतों का सामना करना पड़ा। खातून रीटा भी क्या कम थी कि नौशाद साहिबा भी दरमियान में आ गई। इनका रवैया और इनका अंदाज कुछ अजीब सा था जो बिल्कुल समझ में नहीं आता था। नाश्ते के बाद लड़की ने खामोशी से कुर्सी खिसकाई, उठी और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। ना किसी को खुदा हाफिज कहा और ना किसी से इजाजत ली। अलबत्ता दरवाजे में रुककर उसने एक बार निगाहें उठाकर मुझे और सिर्फ मुझे देखा और इसके बाद मुड़कर चली गई। सबके चेहरों पर अजीब से तासुरात नजर आ रहे थे। फिर खानम गुलचिराग ही ने कहा, जहांगीर बेटे महसूस ना करना, इसका नाम नौशाद है और ये मेरे देवर की बेटी है। मेरे देवर का भी इंतकाल हो चुका है और ये लड़की अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद से हमारे पास ही रहती है। बहुत खामोश और कम गो है, इससे पहले ऐसी नहीं थी। हकीकत ये है कि ये राजल शाह की मंगेतर है और बचपन से राजल शाह की और इसकी निस्बत तय थी।